दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार सर स्टडी 99.91 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का जो है मैं अगला भाग लेकर के आया हूं। इससे पहले हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर कम से कम 3 वीडियो हमने डाल दिया है और वो संपूर्ण एक तरह से हल देखा जाए कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी, और साथ ही साथ जो है जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल के हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज का जो वीडियो है ये वीडियो है प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का पहला भाग। पुरातात्विक स्रोत, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 स्रोत होते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। इन तीनों स्रोतों में सबसे जो मजबूत स्रोत होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें एक वैज्ञानिक आधार हम देख सकते हैं। और ये जो स्रोत है ये बिल्कुल फैक्ट होता है, जैसा राजाओं के समय में जिस तरीके का उनका शासन होता था, जो कुछ भी उन्होंने अभिलेखों में लिखवाया है वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल फैक्ट हमें दिखाई पड़ती है। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है इतिहास लेखन के लिए। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हमें जो दिखलाई पड़ता है वो है सबसे पहले अभिलेख, फिर इसके बाद सिक्के, इसके बाद स्मारक, भवन, मंदिर, मूर्तिकला, चित्रकला और मृदभांड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पुरातत्व का मतलब क्या होता है। प्राचीन समय में मानव के द्वारा जो भी वस्तुएं प्रयोग की गई थी या राजाओं के द्वारा जैसा शासन कराया गया था और उसको कहीं पर उन लोगों ने लिखवाया, वो चीज़ें ज़मीन के अंदर जो दब गई थी, तो पुरातत्वविद जो है खुदाई में उसे बाहर निकालते हैं और वही जो है हमारे लिए पुरातत्व होता है। सबसे पहले हम अभिलेख के बारे में बात करेंगे कि अभिलेख होते क्या हैं। अभिलेख का मतलब होता है दस्तावेज। और प्राचीन समय में हमें दिखलाई पड़ता है कि जो राजाओं की जो आज्ञाएं होती थी, अध्यादेश जो होता था, आदेश जो होता था, उसको जो है वो किसी न किसी पत्थर या ताम्रपत्र या भोजपत्र किसी पर वो टंकित करा करके और जनता के बीच में इसे प्रसारित करते थे। आज की तरह उस समय नहीं था कि आज जो है जैसे किसी भी सूचना को प्रसारित करना होता है तो हम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित कर देते हैं। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आइए हम देखते हैं कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी के अंतर्गत किया जाता है और हिंदी में इसे बोलते हैं पूरा लेख शास्त्र। पूरा नाम है इसका पूरा लेख शास्त्र, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसे एपिग्राफी। अभिलेखों की लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। अभिलेख किस पर लिखे जाते थे? तो अभिलेख जो है पत्थर पर, जो काफ़ी उस समय सुलभ थे और काफ़ी मजबूत भी होते थे। इस पर जो भी राजा लिखवाते थे काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते थे। ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्र होता था, काफ़ी लचीली धातु होती थी और आसानी से उस पर टंकित कराया जा सकता था। इसके बाद भोजपत्र या ताड़पत्र कह लें आप। तो जो भोजपत्र या ताड़पत्र जो जैसे ताड़ के जो पत्ते होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और उस पर एक लेप लगा करके और उस पर लिखाई की जाती थी। पेड़ों की छाल पर भी जो है वो लिखावट का कार्य किया जाता था। मिट्टी की पट्टी, जैसे गीली मिट्टी है, उस पर लिखने के बाद जो है फिर उसे जो है पका दिया जाता था तो काफ़ी मजबूत हो जाता था, लंबे समय तक टिका रहता था। इसके बाद मंदिरों की दीवारों पर, जो प्राचीन समय में मंदिर बनाए जाते थे, तो उनकी जो बनाने वाले होते थे या जिस राजा ने बनवाता था तो उसकी दीवारों पर जो है वो टंकड़ करा देता था। गुहा लेख, जैसे किसी धर्म संप्रदाय को जो है किसी पहाड़ी को काट करके और गुफा का निर्माण अगर कराया जाता था और उसे दान स्वरूप दिया जाता था, तो गुफा के बाहर जो है वो किसने कराया है, किस राजा ने कराया है, किस संप्रदाय के लोगों के लिए कराया है, इसका वो टंकड़ कराता था। तो गुहा लेख भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभिलेखों के प्रकार। प्राचीन भारतीय इतिहास में अभिलेखों के कई प्रकार हमें दिखलाई पड़ते हैं। जैसे राजाज्ञा प्रकार के अभिलेख। राजाज्ञा यानी राजा की जो आज्ञा
इससे संबंधित विशेष रूप से अशोक के अभिलेख हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार के भी अभिलेख हैं। प्रशस्ति, जैसे पहले के राजा जो है अपने यहाँ कवि रखते थे और कवि जो है राजा की प्रशंसा में प्रशस्तियाँ तैयार करते थे। जैसे प्रयाग प्रशस्ति है हरिसेन की, समुद्रगुप्त की। दानपत्र, किसी राजा ने जो है किसी मंदिर को या मठ को या किसी जो है धार्मिक व्यक्ति को या प्रशासनिक अधिकारी को जो है अगर वो कोई दान देता था, गांव दान देता था या मुद्राएं दान देता था, तो वो भी हमारे लिए क्या है, वो कहीं ना कहीं लिखा जाता था, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी दान पत्र। मूर्तिपट, कोई राजा जो है मूर्तियां बनवाता था किसी देवी देवता का या जो है यक्ष का, यक्षिणी का, तो मूर्तियों के पीछे जो है वो ईस्वी सन उस पर सन का प्रयोग किस सन में बनाया गया, किस राजा ने बनाया और किस देवी देवता की मूर्तियां बनाई गई हैं, इसका वो उल्लेख करता था। तो इससे हमें भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है धार्मिक क्षेत्रों के बारे में। तो ये जो है अभिलेखों का प्रकार है। सबसे पहले हम आते हैं कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख 1600 BC का है, काफ़ी प्राचीन अभिलेख है और ईरानी आर्यों के भारत के आगमन का जो है इसमें सबसे पहले हमें उल्लेख दिखलाई पड़ता है। जैसा कि मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से आने का जो है जो हमें पहला साक्ष्य मिलता है वो है कस्सी अभिलेख। इसके बाद बोगजकोई अभिलेख जो काफ़ी प्राचीन ये भी माना जाता है और ये 1400 BC का है। इसमें जो है ये मिला है तुर्की में, यानी एशिया माइनर, मध्य एशिया में बताया जाता है। और इसमें जो है ऋग्वेद में जो हमारे महत्वपूर्ण 4 देवता हैं उसका उल्लेख इसमें किया गया है। जैसे इंद्र है, वरुण है, मित्र है और नासत्य देवता है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पर जो हितनी और मितनी नाम की 2 जो है कबीले रहते थे और काफ़ी समय से जो है उनके बीच में संघर्ष हो रहा था, संभवतः व्यापार के लिए हो रहा था। लेकिन उनके बीच में एक समझौता हुआ और साक्षी के तौर पर इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवता को वहाँ पर वो लोग जो है वो सामने रखते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है इस अभिलेख में 4 देवताओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं। काफ़ी ये महत्वपूर्ण भी है, अक्सर ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है। भारत का प्राचीनतम अभिलेख, अगर देखा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेख तो वो है पिपराहा का। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जी को जब महान परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई तो उनके जो अस्थियाँ थी वो 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया और सबसे प्राचीन जो स्तूप हमें दिखलाई पड़ता है वो पिपराहा का दिखाई पड़ता है जो बस्ती ज़िले में है। और ऐसा बताया जाता है कि इसके ऊपर, स्तूप के ऊपर जहाँ हर्मिका होता है वहीं पर उनकी अस्थियों को रखा गया था और वहाँ पर कुछ टंकण किया गया था ब्राह्मी लिपि में। तो इतिहासकारों के द्वारा ये भी कहा गया है कि सबसे प्राचीनतम जो है पिपराहा अभिलेख है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अशोक, भारत में अशोक के अभिलेख सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं, चाहे वो मध्य भारत हो, दक्षिण के मैसूर तक का क्षेत्र हो या पश्चिम का क्षेत्र हो, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो। ये बहुत बड़े क्षेत्रों में अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं और ये लगभग 300 BC का अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और पाली 2 भाषाओं में प्राप्त होते हैं और इनकी लिपियां हैं ब्राह्मी है, खरोष्टी है, आर्मेइक है और ग्रीक है। ब्राह्मी जो है वो मध्य भारत में पाया जाता है, ब्राह्मी लिपि, और खरोष्टी जो है लिपि वो पश्चिम यानी पाकिस्तान के आसपास, जैसे मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, यहाँ पर जो है ये जो 2 अभिलेख इसके मिले हैं वो खरोष्टी लिपि में है। आर्मेइक और ग्रीक जो द्विभाषिक अभिलेख है वो अफगानिस्तान के लमगाम क्षेत्र में है। तो ये जो है 4 लिपियों में प्राप्त हुए हैं और सबसे ज़्यादा अभिलेख जो है अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं और भाषा जो है वो प्राकृत है, यानी प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मी लिपि है वो जैसे हिंदी लिखा जाता है तो हिंदी आप इधर से लिखते हैं यानी बाएं से दाएं तरफ, और जो खरोष्टी लिपि है वो जैसे उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं तरफ। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का जो लिखावट है वो इस तरीके से है। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख, जो अशोक के भारत में जो अभिलेख लगभग 40 के आसपास प्राप्त हुए हैं, उन अभिलेखों में जो सबसे बड़ा शिलालेख है वो है 13वां, जिसमें
कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। और सबसे छोटा इसका जो अभिलेख है, लघु स्तंभ लेख जिसे बोलते हैं, वो है रुमनदेही। रुमनदेही में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक जो है लुम्बिनी गया था, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और वहाँ पर जाने के बाद उसने वहाँ के कर को घटा दिया था। यानी पहले जो कर था 1/6 उसे घटा करके उसने 1/8 कर दिया था। इसके बाद अशोक के जो अभिलेख है वो स्तंभ है, शिलालेख है और गुहा लेख है। यानी ये 3 तरीके के हमें प्राप्त होते हैं। स्तंभ यानी इस तरीके का, ऐसे आप खींचते हैं, ये स्तंभ हो गया। और शिलालेख इस तरीके का है, ये इसके अंदर जो लिखे जाते हैं ये शिलालेख। और गुहालेख यानी गुफाओं का निर्माण किया जाता था, वहाँ पर भी उसके अभिलेख प्राप्त हुए, गुफाओं पर लिखे हुए। भारत में स्तंभ लेखों की संख्या अशोक की कुल 14 है, और जिसमें सारनाथ स्तंभ लेख, जिसे अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ लेख को भी आप देख सकते हैं, उससे भी आइडिया लगा सकते हैं। शिलालेख 8 है, जिसमें मास्की और गुर्जरा मुख्य रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने इसी अभिलेखों को जो ब्राह्मी लिपि में है पढ़ा था, और सबसे पहले अशोक नाम जो है खोजा था 1837 में। गुहा लेख पर आते हैं। अशोक ने बराबर पहाड़ी, ये गया जिले में है, और यहाँ पर आजीवकों के लिए, आजीवक एक संप्रदाय है, और यहाँ के आजीवकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें कर्ण है, चौपार है, सुदामा है और विश्व झोपड़ी है। यानी वहाँ पर बराबर पहाड़ी में जो है वो खुदाई करवा करके, पहाड़ों को तोड़ करके 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक, आजीवक संप्रदाय के लिए। और वहाँ के पर जो है उनकी दीवारों पर वो ब्राह्मी लिपि में जो है अभिलेख यानी लिखवाया था, तो वो भी हमारे बड़े काम की चीज़ है। अशोक के बाद भारत में 2 प्रकार के अभिलेख प्राप्त होते हैं। यानी जो अशोक के अभिलेख है वो प्राकृत और पाली भाषा में है, राजाज्ञा प्रकार के हैं। लेकिन इसके बाद जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वो 2 प्रकार के मिलते हैं, एक राजकीय और दूसरा गैर राजकीय। राजकीय का मतलब जो राजाओं के संरक्षण में तैयार किए गए अभिलेख थे, और दूसरा गैर राजकीय जो निजी थे, जो आम जनता या कोई व्यापारी जारी किया गया होता है, या कोई विदेशी आकर के जो अभिलेख जारी किया हुआ होता है, तो वो सभी अभिलेख जो है गैर राजकीय अभिलेख, जिसमें राजा का संरक्षण नहीं होता था। तो आइए देखते हैं राजकीय अभिलेख में रैवतक अभिलेख। रैवतक अभिलेख जो है कुषाणों की वंशावली तथा शक सम्मत के बारे में हमें जानकारी मिलता है। ये रैवतक अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ था, और ये तुर्की भाषा में है। तो इसमें जो है कुषाणों के बारे में 1वीं सदी ईस्वी का है, तो इसमें वंशावलियाँ भी मिलती है, और शक सम्मत को जो है वो जारी किया था, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। मथुरा अभिलेख जो हुविस्क का है, इसी वंश का था वो, और गेहूँ पीसने वाली श्रेणी का इसमें उल्लेख किया गया है। नानघाट अभिलेख सातवाहन राजकुमारी नगनिका का है। ये सातवाहन वंशीय जो राजा था सतकर्णी प्रथम, काफ़ी वीर राजा था, इसी की पत्नी का नाम था नगनिका, और नगनिका ने जो है काफ़ी कम समय में सतकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास की प्रथम शासिका भी कही जाती है नगनिका, और इसने जो है भूमि दान दिया था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे पहले भूमि दान का जो अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है वो नानघाट अभिलेख से, यानी सातवाहन वंश से ही प्राप्त होता है। तो उसका प्रमाण जो है यही अभिलेख है, जो सबसे पहले जो है भूमि दान का उल्लेख किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख जो है शक छत्रप रुद्रदामन का है, और ये सबसे पहला अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। और इस अभिलेख में और भी 3 राजाओं का उल्लेख हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त। इसमें ये उल्लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वहाँ पर एक सुदर्शन झील का निर्माण कराता है, अशोक जो है उस झील से नहर का निर्माण कराता है, और स्कंदगुप्त के समय में पता चलता है कि वहाँ पर बांध जो है टूट जाता है, तो उसकी मरम्मत कराता है। तो देखा जाए तो इसमें 4 राजाओं के नाम दिखलाई पड़ते हैं, यानी शक राजा जो रुद्रदामन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त जो गुप्त वंशी राजा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, और ऐसा बताया जाता है कि ये चेदी वंश का राजा था। इसका जो अभिलेख है वो तिथि रहित है, और इसमें इसकी विजयों के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसमें सबसे पहले प्राकृत भाषा में है, सबसे पहले हमें जैन मूर्ति
यानी जैन धर्म के बारे में अभिलेखी साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसा बताया जाता है कि खारवेल ने जो है जैन मूर्ति को कहीं से उठा करके लाया था। तो जैन मूर्ति की पूजा से संबंधित भी इसमें हमें जानकारियाँ सबसे पहले प्राप्त होती हैं, अभिलेखी साक्ष्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन का है, संस्कृत में है, गद्य और पद्य दोनों में है, चंपू शैली में, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है कि उत्तर भारत में कितने राजाओं को जीता, दक्षिण भारत में कितने राजाओं को जीता, कितने आठविक राज्य थे उनको जीता, कितने सीमांत राज्य थे उनको जीता, ये पूरे डिटेल्स में इसकी जानकारियाँ मिल जाती है। ऐहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय के जो कवि थे रविकीर्ति उसके द्वारा रचित था, और इसने पुलकेशिन द्वितीय की विजयों के बारे में उल्लेख है। इसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो ऐहोल अभिलेख में इसकी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है। ग्वालियर प्रशस्ति प्रतिहार नरेश भोज का है, और इसमें जो है विशेष रूप से प्रतिहारों के वंशावली के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसी में जानकारी मिलती है कि प्रतिहार जो है राम के अनुज लक्ष्मण के वंशावली से जुड़े हुए थे। नासिक अभिलेख जो गौतमी पुत्र सतकर्णी की सैनिक सफलताओं के बारे में जानकारी देता है, और गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने जो है इसकी रचना की थी। संजन ताम्रपत्र ये राष्ट्रकूटों के विजय के बारे में, उत्तर भारत में विजय के बारे में उल्लेख करता है। इसके बाद खालिमपुर अभिलेख जो बंगाल के पालवंशी राजा थे, और वहाँ पर जो मत्स्य न्याय की स्थिति थी, यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती थी, तो इसके बारे में जो है वो वर्णन किया है। और पाल वंश की जो स्थापना किया गोपाल ने, उसके बारे में भी पूरे डिटेल्स में जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बाद एरण अभिलेख, एरण अभिलेख में जो है ये भानुगुप्त का है, और इसके बारे में ये सबसे पहले इसमें सती प्रथा के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। नालंदा अभिलेख, नालंदा अभिलेख जो है कन्नौर नरेश यशोवर्मा का है, और इसमें यशोवर्मा की विजयों के बारे में हमें विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो आज जो है हमने बात किया पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेखों के बारे में। काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में, और स्मारक भवन, मंदिर और मूर्तिकला और चित्रकला के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।